आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों के। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा कि अग्निवीर कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो स्कीमें निकालती है कि आज मालेगांव शहर में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके ताल्लुक से यहाँ जो रोज़गार है वो बिल्कुल नहीं है। और आज जो है हमारे नौजवानों के अंदर एक बात पाई जा रही है कि वो नशे के आदि गलत लत में लग जाना, उसके बाद जो है रात रात 2-2, 3-3 बजे तक जागना, उसके बाद जो है माँ बापों को तकलीफ़ देने से पूरे शहर का माहौल ख़राब होता। मैं एक बुज़ुर्ग से मिला, वो दिन रात जो है लूम चलाते हैं, तो मैंने उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बात है कि जो है आप उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, रोज़ छोड़ते हैं। तो कभी मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप ये बच्चों की तलब में आप लूम चलाते हैं और ये, तो उन्होंने एक शेर कहा था मुझसे कि मुझे तकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो ये दर्द और दुख लेकर हमको ये महसूस हुआ कि अग्निवीर कि जो है मालेगांव शहर के कुछ नौजवान जो है वहाँ पर पहुँचे जिसकी उम्र 17 से लेकर 23 साल तक है कि वो इस फील्ड के अंदर आगे आए, क्योंकि मालेगांव शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के लीडरानों ने जिस तरह पसमानदगी में शहर को डाला है, यहाँ के नौजवानों को गलत शौक गलत इरादों में डालकर जो मुलविस कर शहर की तरक्की को नापाक किया है, ये बेहतर तरीका आप लोगों के सामने भी है। तो यही सोच को सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को कायम किया और कायम करने के बाद हमने ये भी कोशिश की है कि इंशाअल्लाह कल से हम लैपटॉप कंप्यूटर से लेकर हमारे वक्त को निकाल कर आने वाली नस्लों के लिए फॉर्म भरेंगे और उनको किस तरह मिलिट्री में जो है पहुंचाया जाए, किस तरह एयरफोर्स में पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। उसके बाद जो हमारे जो मालेगांव शहर के जो वीर थे, जो एक्स आर्मी मैन जो यहाँ पर 3 मौजूद है, इन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें जो है सामने रखी हुई है। तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट की है कि इंशाअल्लाह हम खुद जो है कोई ऐसा कैंप बनाएंगे और मालेगांव शहर के नौजवानों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस तरीके से मालेगांव शहर के नौजवान आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, इसकी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पर अभी लॉन्च की है, तो इस स्कीम की तैयारी के लिए इस स्कीम के बारे में थोड़ा तफसील बताएं। जो अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम लागू की है अग्निपथ बोलकर, अग्निपथ की स्कीम जो है कि 4 साल के लिए जॉब के लिए बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम मतलब कुछ परसेंटेज डाला है कि जो बच्चा अगर अग्निपथ के स्कीम में भर्ती होता है तो वो बच्चा उसमें 25% में मतलब परमानेंटली भी हो सकता है। यानी गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 4 साल के लिए जॉब है, 4 साल के बाद भी अगर बच्चा रिटायर्ड हो रहा है तो आप बेसिकली उसका पेमेंट शेड्यूल वगैरह लगा के 12 लाख तो वो 4 साल के अंदर पेमेंट हासिल कर रहा है और 12 लाख उसको हाथ में मिल रहा है, यानी वो अपना पेमेंट खर्च भी कर देता है। 12 लाख जो मिल रहा है तो वो इकट्ठा 4 साल जॉब करने के बाद में आज आप अपने भविष्य के 10वीं 12वीं करने के बाद में बहुत सारे बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनके 5 और 6 साल कहाँ बर्बाद हो गए, बता नहीं सकते। लेकिन अगर वो इसमें मेहनत करके अग्निपथ स्कीम में आगे बढ़ता है तो 4 साल हासिल करने के बाद में एक तो उसके हाथ में 12 लाख का फंड आ रहा है, वो 12 लाख से अपना नया करियर शुरू कर सकता है, नई लाइफ शुरू कर सकता है। और दूसरी स्कीम कि वो लाइफ टाइम तक माजी सैनिक कहलाएगा, यानी अगर कहीं वैकेंसीज निकलती है, पुलिस की वैकेंसी निकलती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कई कंपनियों में वैकेंसी निकलती है, तो सबसे पहले उसको अहमियत दी जाएगी, उस बच्चे को अहमियत दी जाएगी जो अग्निवीर कहलाया हुआ है, जो अग्निपथ स्कीम से 4 साल इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करके आया है, उसके फायदे सबसे ज़्यादा उसी को मिलेंगे। फौज की इम्पोर्टेंस आप बताएंगे हमारे तलबों को, फौज में क्यों जाना चाहिए? सर इम्पोर्टेंस तो यह है कि हर इंसान का एक मकसद होता है। अगर फौज में जाने का मकसद कोई लेके चलता है कि मुझे देश की सेवा करना है, देश की सेवा के साथ साथ सर उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा भी मिलती है। देश की सेवा के लिए कोई फ्री में तो नहीं करेगा, उसमें सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ में आपको एक जज्बा भी मिलता है। और सबसे पहला कि अभी एहतेशाम सर ने बताया था कि जो नौजवान हैं वो डिसिप्लिन रास्तों से भटक गए, नशे के आदी हो गए हैं, रात भर अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर फौज से यही आता है कि अपने से बड़ों की कदर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। फौज सबसे पहले यही मकसद सिखाती है कि अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत करोगे, कदर करोगे, तो बच्चा घर में आने के बाद में भी पूरे पेरेंट्स की इज्जत करेगा। जो शहर का माहौल है, नशे में धुत है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर अगर हासिल हुए मालेगांव के अंदर तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। हमारे फाउंडेशन की तरफ से
आगाज़ हुआ है, इसके ऊपर इनके प्रोग्राम के ऊपर जो भी हम लोग आए, पहली बार आए, बेमालूम आए, बेइत्तला अर्जेंट में आए, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसा मालूम होता तो हम बहुत कुछ तैयारी से आते, क्योंकि ये जो है हमारी कौम को हमारे मुल्क की खिदमत के लिए तैयार करने वाली मीटिंग थी। और इस मीटिंग में हमारी कौम को देश सेवा में भेजने के लिए हम हर कोशिश करेंगे और जवान बच्चों को घर घर से निकाल के हम देश सेवा में भेजेंगे। यह हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह हमारी तमन्ना, फाउंडेशन की तमन्ना और हमारे कौम की तमन्ना पूरी करे। और कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। जहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ उसके बाद से जो एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, जब तक आप बच्चे हो आपको माँ बाप संभाल रहे हैं, जैसे ही आप बड़े होते हो उसके बाद आपका तब भी आप मतलब एक एज होती है ना, तब उसमें हम समझ नहीं पाते। और वो लाइफ बोलते हैं कि वो लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है किसी बच्चे को या किसी लड़के को संभलने के लिए। यहाँ संभल गया तो अगली लाइफ उसकी बिल्कुल आराम से जाएगी, नहीं तो फिर वही ठोकरे खाता रहेगा और एंडिंग में तो फिर ऊपर निकलना ही है बिना टिकट के। तो मसला और प्रॉब्लम यहीं पर है कि हमारे को ये समझता नहीं है कि हमने करना क्या है, कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आप बोलोगे यार पढ़ाई कर रहा है, नहीं। आपको यकीन ना आए तो मेरे को मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब 10th में था तो मेरे खाला के लड़के हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी 98 में। उनकी वर्दी को देख करके मैं इतना दीवाना हो गया कि अब मैं बोला यार चाहे कुछ भी हो मुझको ये वर्दी पहननी ही पहननी है। जितनी कीमत चुकानी होगी मैं चुकाऊंगा, जो करना है मैं करूँगा, लेकिन मैं ये वर्दी पहन के रहूँगा। उस दिन से लेकर के जब तक मैं 12वीं तक मैं इसी स्कूल में 12वीं तक पढ़ा हूँ, तकरीबन 2.5 से 3 साल का टर्नओवर था। मैं 15 बार आर्मी की भर्ती अटेंड कर चुका हूँ। कितनी बार? 15 बार। मेरे ख्याल में कोई यहाँ का एक कोई भी होगा स्टूडेंट जो एक बार जा करके ये दिल तोड़ के बैठ गया होगा कि यार अब तो मेरे से होगा नहीं, मुझको तो लिया नहीं और पता नहीं क्या। मेरा हर बार का भर्ती का रिजल्ट सिर्फ एक ही था, मैं रनिंग में फेल होता था। वहाँ के कंपटीशंस के बारे में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग में कि यार कंपटीशंस क्या बोल रहा है, कहाँ आने का बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम में बोल रहा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्या मांग रहा है कंडीशन। तो ऐसे करते करते मैंने कम से कम 15 भर्तियाँ अटेंड करी, जिसमें से 10 से 11 भर्तियाँ मैं सिर्फ रनिंग में फेल हुआ हूँ। रनिंग ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता था, नहीं। सुबह 4:30 बजे सटाना रोड, अपना दुलिया हाईवे, MSG गार्डन ग्राउंड, कंटिन्यू एक संडे को छोड़ करके बाकी 6 दिन मैं नॉन स्टॉप 5 से 8 किलोमीटर की रनिंग करता था, 5 से 8 किलोमीटर की। लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देता था कि मुझको जो टेस्ट में दौड़ना है, कितना पास करना है, कितने मिनट में पास करना है, ये मेरे मतलब जहन में नहीं था कि ऐसे भी करना पड़ता है। मैं तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करता था स्टैमिना बढ़ाने के लिए। स्टैमिना तो बहुत था लेकिन वो स्पीड नहीं थी। फिर उसके लिए हमने सटाने में अकेडमी थी, नई स्टार्ट हुई थी, वो ज्वाइन किया। वहाँ पर गाइडेंस ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए। हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स होते हैं हमारे को पढ़ाने के लिए, वैसे किसी ट्रेनिंग को करने के लिए कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, कोई उस्ताद की ज़रूरत होती है जो तुमको ये बता सके कि तुमने कैसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, वरना तुम करते रहोगे तुम्हारे को कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके ज्वाइन करने के करीबन 3 से 4 महीने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर मुझको पता लग गया क्या ज़रूरत है, क्या मेरे में कमी है, कैसे मैं कर सकता हूँ। और बस 3-4 महीने के बाद मैं सीधा इधर मेरा 12वीं का रिजल्ट लगा और उधर मेरा आर्मी ज्वाइनिंग का लेटर आ गया। 17 साल 6 महीना कंप्लीट सर्विस करके आया। और पूरी सर्विस में ऐसा मुझको, अपनी सर्विस में मैंने पता नहीं कहाँ नौकरी करी, यूपी, बिहार, पंजाब, आसाम, जम्मू कश्मीर, बहुत सी स्टेट में घूम कर आया। मेरे को अपनी डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा आदमी नहीं मिला, ऑफिसर से लेकर के या एक मेरे से जूनियर तक, जो ये कह दे कि भाई तू मुस्लिम है इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा एक भी आदमी 17.5 साल की जिंदगी सर्विस में मेरे को नहीं मिला। जो आज मेरे से झगड़ा करता था, गलती से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता था, वो कल राजस्थान की तपती रेत में मेरे ही साथ मेरी ही प्लेट में बैठ के खाना खाता था। क्योंकि वहाँ पर आदमी जो आते हैं ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं फौजी। सबसे पहले वर्ड लगता है सोल्जर।
उसके अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं लगता वहाँ पर। और ऐसा अगर किसी ने कर दिया तो एक बहुत सिंपल सी वहाँ थ्योरी है कि भाई आर्मी कच्चे धागे से बंधी होती है। आज तुमने बगावत कर दी, उसके 1 सेकंड के बाद तुम्हारे को वहीं पर दबा दिया जाएगा, दोबारा गर्दन उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई तासुब इस डिपार्टमेंट में नहीं है। इसके जो फायदे हैं ना वो हम आज तक ले रहे हैं। पता है किसी को कि 30,000 पेंशन है हमारी, मानोगे? 30,000 पेंशन उनको कोई देगा घर बैठे बैठे? 300 रुपये कोई ना दे आज तो, महंगाई के इस दौर में। उसके बाद मेडिकल फ्री, ऑन ड्यूटी अगर हो तो बाई एयर का 50%, ट्रेन फ्री, आना जाना फ्री, बिजली फ्री। इवन जो अपने में तो है नहीं लेकिन फिर भी लिकर बोलते हैं, जो लिकर का पैसा मिलता है, वो पियो मत पियो, उसका भी तुम्हारे को अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, पेमेंट में जुड़कर आता है। उसके बाद जब आप कहीं तीसरे किसी एरिया में जाते हो या किसी से मिलने जाते हो तो रिस्पेक्ट तो उससे ज़्यादा हो जाती है। यार ये फौजी है, कोई बात तो होगी जब ही तो गया फौज के अंदर, या ऐसे ही चला गया। फौज में जाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया वो मैंने देखा है। और ओवरऑल मैंने इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें